Welcome to online classes. So what are we discussing? We are discussing class 6 भूगोल chapter 2 part 2. Chapter 2 का part 1 में हमने कवर कर लिया था अक्षांश के बारे में. अक्षांश के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली थी. आज हम देखेंगे पृथ्वी के ताप गतिबंध. पृथ्वी के ताप गतिबंध किस तरीके से होती है ये आज हम देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे पृथ्वी का ताप ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे जो सन है उसकी लाइट जो है सबसे ज्यादा है और कहाँ पे कम, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं पृथ्वी के ताप गतिबंध. तो हमने कर्क रेखा पिछले पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में. कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है. तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जगह है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, जो हमने पिछले पार्ट में भी देखा था. ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इनके बीच में जो जगह है वहां पे जो सूर्य होता है वो साल में एक बार हमारे सर के ऊपर होता है. और उस समय सबसे ज्यादा हीट जो है, सबसे ज्यादा जो तापमान है वो यहाँ पे हो जाता है इन दोनों की, कर्क और मकर रेखा के बीच में. और वही बात वहां पे की जा रही है, वही बात वहां पे की जा रही है कि सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है. ऊष्मा मतलब सबसे ज्यादा हीट प्राप्त होती है और तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है. और इसे क्या कहते हैं? इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध. तो इस जगह पे सबसे ज्यादा जो सूर्य है उसकी रोशनी पड़ती है या ऊष्मा जो है उसे प्राप्त होती है और उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहा जाता है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो आप दोबारा से इसमें आ जाइए. ये हमारा क्या है? उष्ण कटिबंध. इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में कहते हैं टोरिड जोन. टोरिड जोन जहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की जो रोशनी है वो पड़ती है, जिससे ऊष्मा, हीट प्रोड्यूस होती है. और उष्ण कटिबंध का मतलब भी टोरिड जोन इंग्लिश में अगर बोले तो जहां पे सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है, ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है. तो उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में टोरिड जोन कहते हैं. ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा, उष्ण कटिबंध के वर्ड से पता लग रहा है उष्ण, दैट इज जिसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा होगी, मतलब ऊष्मा होगी जिसमें. अब आगे देखते हैं. ये हमने देख लिया उष्ण कटिबंध जहां पे सबसे ज्यादा ऊष्मा हो रही है सूर्य की एक बार पूरे साल में. चलिए अब आगे देखते हैं क्या है. ये यहाँ पे आपको ये जो चित्र दिख रहा है ना, कि टॉर्च लगाई इधर पास में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोशनी हो गई. उसी तरीके से उस जो उष्ण कटिबंधीय इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा रोशनी होती है. बाकी इलाकों में कहाँ है रोशनी ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा रोशनी होती है. तो वही यहाँ पे. अब आगे देखते हैं. कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता. तो कर्क और मकर रेखा के में तो ये हमने देख लिया कि सूर्य जो हमारे सिर के ऊपर एक बार साल में एक बार हो जाता है. मगर अगर उसके बाद हम देखें, कर्क के बाद ऊपर और मकर के बाद नीचे जो जगह हैं वहां पे कभी सूर्य हमारे सर के ऊपर आता ही नहीं. क्या होता है? वहां पे कभी सूर्य सिर के ऊपर आता ही नहीं है, तो वहां पे ज्यादा ऊष्मा होती ही नहीं. तो यही वही ये बात कर रहा है कि दोपहर का जो हमारा सूर्य है वो सिर के ऊपर इन जगहों पर नहीं आता, इन अक्षांशों पर. अक्षांश मतलब इन जो हमारे लैटिट्यूड है उन पर. तो आप देखें ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है. जो ध्रुव है ना, ध्रुव मतलब हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती है. वो कैसी होती है? वो तिरछी. यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से तिरछी किरणें हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से किरणें होती है वहां. क्यों? क्योंकि वो तिरछे बहुत दूर होते हैं. अब इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है. अब मैं आपको इसको डायग्राम में बताता हूं. ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी कर्क रेखा और कर्क रेखा है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत. इनके बीच का जो ये इलाका है इसे हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध. मतलब ये इनका जो तापमान है वो मध्यम रहता है. इसके बीच का कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच का, कहां का? उत्तरी गोलार्ध. मैंने बताया था विषुववृत्त दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में जो इलाका है वहां पे तापमान मध्यम रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? मध्यम तापमान वाले उत्तरी ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच वाले इलाके को
उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो इलाका है जहां पे तापमान मध्यम रहता है उसको कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, मतलब टेम्परेट जोन, या फिर दक्षिण टेम्परेट जोन, उत्तरी टेम्परेट जोन, मतलब साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में भी बता सकते हैं। शीतोष्ण मतलब टेम्परेट। तो इस तरीके से इनका जो तापमान है मध्यम रहता है, इनका तापमान सबसे ज्यादा अधिक रहता है, इनका तापमान मध्यम रहता है। यहां तक हो गया, वही बात आपसे की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। वही बात करिए दक्षिण वृत्त के बीच में तापमान मध्यम रहता है, वही मैंने बात जो यहाँ पे करी थी आपको वहां पे बताया। ठीक है, तो उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, ये शीतोष्ण कटिबंध क्या है, तो आपको यह आंसर देना होगा। या तो आपको डायग्राम से समझिए तो आपको आंसर लिखने में बड़ी आसानी होगी, या फिर आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, अब आगे। अब उत्तरी गोलार्ध में, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें ध्रुव, उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये शीत कटिबंध। हम आप यहाँ पे देखते हैं, सर्दी होती है ना, तो सर्दी होने में ये सारी चीजें हो जाती है। वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है जिसकी हद नहीं। तब देखिए आपको वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे शीत कटिबंध की परिभाषा। तो उत्तरी, ये जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हमने यहां तक देख लिया था उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। अब इसके बाद का देखते हैं, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, जो हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त है वो, और जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वो, उनके बीच का जो ये इलाका है उसे हम कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, जो कि बड़ा ठंडा इलाका होता है। क्या होता है, ये इलाका बड़ा ठंडा होता है और इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे ज्यादा क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ पे जो है सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता, क्षितिज से ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। इस वजह से यहाँ पे ठंडक रहती है और तापमान जो है बहुत कम रहता है। वैसे ही हम यहाँ पे नीचे की बात करें तो दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो इलाका है वो दक्षिण शीत कटिबंध, मतलब जहाँ पे शीत मतलब जहाँ पे सर्दी होती है, जहाँ पे जो है ठंडक होती है। आप सबने देखा होगा इधर अंटार्कटिका, इधर आर्टिक, आप सबने सुना होगा, तो यहाँ पे जो है ठंडक होती है, बर्फ होती है, जम जाती है, यहाँ पे बर्फ होती है। तो इस तरीके की चीजें इस वजह से होती है क्योंकि वहां पे सूर्य जो है वो एक जगह से ऊपर नहीं जा पाता। यहाँ पे तो जा पाता है क्योंकि वहां पे शीतोष्ण कटिबंध इलाका है, मगर उसके बाद ज्यादा नहीं जा पाता और इस वजह से यहाँ पे ठंडक होती है। ठीक है, ये आपको समझने में आ गया। यही मैं वहां पे बात कर रही हूँ, यही वहां पे बात कर रहा हूं मैंने। अब आगे देखते हैं, ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया शीत कटिबंध, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही मैंने आपको अभी बताया, वही की वही डेफिनेशन आपको बना के यहाँ पे बता दिया गया। अगर आपको डायग्राम से बनाना आता है इसको तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं आता है तो आप इसको भी याद कर सकते। मगर अगर आप वो अपने दिमाग में वो डायग्राम लेके चलेंगे तो उससे आपको ये शीत कटिबंध की परिभाषा आसान हो जाएगी। आपको सिर्फ ये डायग्राम बताना है तो इस डायग्राम से आधे से ज्यादा परिभाषाएं आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा अक्षांश कंप्लीट हो गया। हमारा क्या हो गया, अक्षांश कंप्लीट हो चुका। अक्षांश के बारे में पढ़ लिया है हमने। हमारा जो चैप्टर 2 का टॉपिक था वो क्या था, अक्षांश और देशांतर। इनमें अक्षांश हो गए, सारे अक्षांश पढ़ लिए हमने, उनके तापमान के जोन पढ़ लिए, कौन से तापमान का क्या जोन है, कौन सा कटिबंध कहां पे। ठीक है, और मैंने आपको वो डायग्राम बता दिया जिससे आपको सबकी परिभाषा पता लग जाएगी। अब हम बात करेंगे हमारे देशांतर के बारे में। ये तो बात कर लिया कि भाई इस तरीके के होते हैं हमारे ये अक्षांश, जिनमें बीच में जो है हमारा विषुववृत्त वृत्त होता है। मगर देशांतर कैसे होते हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे, देशांतर वर्टिकल होंगे। इस तरीके के मैं यहाँ पे यूं, सॉरी आपको गलत बता दिया इधर डायग्राम में, यहाँ पे इस तरीके से होंगे। ये देखिए जैसे कि आपका ये पृथ्वी है तो यहाँ पे ये आपका ये होगा, यहाँ पे ये यूं होगा, ये यूं होगा, इस तरीके से होगा। इसको हम आगे जाके देखेंगे, ये 0 डिग्री होता है, मेरिडियन कहते हैं, इसे हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ये सारे क्या होते हैं, ये सारे देशांतर होते हैं। देशांतर मतलब
इंग्लिश में हम इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में हम इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। चलिए, ये तो हमारे हो गए। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या है वो देखते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं देशांतर और क्या होते हैं अक्षांश। अब देशांतर में बात करें तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का हमें अक्षांश पता लग गया, बहुत अच्छा, बट अतिरिक्त उसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी चाहिए। अक्षांश तो पता लग गया, सॉरी अक्षांश जो है वो आपको पता लग चुका है। अब आपको और जानकारी भी लेनी है कि भाई और चीजों की पता हो तब जाके हम उसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है स्थिति है बता पाएंगे। तो वो दूसरा चीज क्या है? अब देशांतर तो क्या है देखते हैं। आप देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 20 डिग्री, फिर उसके बाद इधर 60 ऐसे आ जाता है, 30, ये 23.5, तो इस तरीके से 20 कहीं पे होगा यहाँ पे, 23.5 के इधर। तो यहाँ पे अक्षांश जो है इधर कहीं पे क्या है? मॉरिशस भी है, और मॉरिशस के साथ साथ मॉरिशस जो हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में हमारा एक टोंगा द्वीप भी है, ये इधर एक ही लाइन में अक्षांश में। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो ये है हमारी पूर्व से पश्चिम, पूर्व और ये पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? सही स्थिति जानने के लिए पता करना जरूरी है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो ये रेखा है 0 डिग्री आपको यहाँ लग रही है, संदर्भ रेखा, इससे पूरब में और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ये जो स्थान बताया ना मैंने आपको, टोंगा द्वीप और ये मॉरिशस, इनकी दूरी इनसे कितनी है, यहाँ पे कहाँ पे है और इनसे कितनी दूरी पर है, ये अगर आपको पता लग जाए तो आप उसकी स्थिति बता देंगे। तो ये आपके देशांतर वाले हो गए। अब आगे देखते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, जो मैंने आपको भी डायग्राम में बताया भी। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अंशों मतलब डिग्री में मापा जाता है। देशांतर जैसे अक्षांश को भी हमने अंशों में मापा था, अंशों का मतलब डिग्री में मापा था, तो उसी तरीके से इनको भी हम अंशों में मापेंगे, देशांतर को डिग्री में मापेंगे। प्रत्येक अंश को मिनट में, डिग्री को मिनट में बदल सकते हैं, आप सब जानते हैं, तथा मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल ऐसे करके हम उसे निकाल सकते हैं। ये अर्धवृत्त है, ये आधे वृत्त होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एक बनाते हैं तो आधे वृत्त अगर मेरिडियन से देखें जो 0 डिग्री वाली है उससे आधे वृत्त में होते हैं। इस तरीके से जैसे कि ये है, ये हमने यहाँ पे मेरिडियन, अगर इसका जो हमने माना है 0 डिग्री अंश, तो अगर यहाँ से ये हमारा एक और मेरिडियन है, मतलब हमारा जो एक और देशांतर है, तो देशांतर जो है वो इस तरीके का, तो क्या लग रहा है? आधा वृत्त लग रहा है, नहीं लग रहा? ये अर्धवृत्त बोल रहे हैं हम इसे। तो ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। और उनके बीच की जो दूरी है ना, वो ध्रुवों के, जैसे कि ये है, इतने सारे बने हुए हैं, अब जैसे ये इधर आएगा फिर ये इधर आएगा, तो ध्रुवों से जो दूरी है वो क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी, बढ़ने पर घटती जाती है। ये दूरी जो है बढ़ने पर क्या होता है? घटती जाती है दूरी, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है? सबसे कम दूरी है। फिर जैसे इससे दूर जाते जाएंगे क्या होगी? दूरी तो बढ़ती जाएगी, और अगर पास आते जाएंगे तो दूरी जो है कम होती जाएगी ध्रुवों से। तो वही बात कर रहा है कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो दूरी है वो घटती जाएगी। अब आगे देखते हैं। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, और ये जब ध्रुवों पर चल जाती है ना तो क्या हो जाए? शून्य। आपको पता है 0 डिग्री हमने माना था, 0 डिग्री अंश, ध्रुवों पर ही चली गए तो क्या हो गए? 0 हो गए। ये तो एक तो इधर हॉरिजॉन्टल है, अगर ये वर्टिकल वाला बात करें हम, मतलब ऊपर वाला बात करें, तो ऊपर जाते जाते ये कहां पे? 0 पे जाएंगे। वही बात कर रहा है, शून्य हो जाती है। जहां सभी देशांतरीय व्योमतार आपस में मिलते हैं, ये सभी एक ही जगह से निकलते हैं और एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और ये हमारा साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव।
तो इस तरीके से ही बनते हैं। ये थोड़ा हमने बनाया नहीं है मगर होते ही ऐसे हैं, इस तरीके से बनते रहते हैं। इस तरीके से जो है वृत्ताकार होते हैं, अर्धवृत्त अगर हम बीच में रेखा खींच देते हैं तो आपस में मिलती है। समझने में आया आपको? आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं भाई क्या है ये। तो अक्षांश जो है समानांतर रेखाएं हैं, हमने आपको पहले ही बताया अक्षांश वाले में, जो हमने पार्ट 1 में देखा था। तो अक्षांश मतलब समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। आप सबने देखा होगा, ये देखिए आप सबको इससे पता लग जाएगा, ये वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बता रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसलिए इन्हें सिर्फ ये अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। तो अक्षांशों की लंबाई समान होती है क्या? ये देखिए, ये हमारा अक्षांश क्या है, विषुववृत्त, ये हमारा अक्षांश है। विषुववृत्त क्या है, ये हमारा अक्षांश, ये कितना बड़ा है देखो, ये एक इस तरीके का एक बड़ा सा वृत्त है। फिर यहाँ पे देखिए 20 डिग्री वाला जो अक्षांश है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर और देखिए वो और छोटा हो गया, फिर और देखिए और छोटा हो गया, फिर और देखिए और छोटा, बिल्कुल छोटा हो गया, ये देखिए यहाँ पे। तो ये अपनी लंबाई इनकी समान है, इनकी लंबाई तो घटती जा रही है ना, इनकी लंबाई तो घटती जा रही है। उसमें क्या लिख रहे हैं, समान होनी चाहिए, जो देशांतरों की होती है। अक्षांशों की तो होती नहीं है, घटती जाती है लंबाई इनकी। अब देशांतरों की बात कर लेते हैं, इसमें बता रहे हैं कि उनकी लंबाई समान है, क्या समान है या नहीं है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देशांतर वाली प्रमुख योमयांतर ये हो गई, एक और देशांतर रेखा, एक और देशांतर, एक और देशांतर, इसमें दिख रहा है आपको सबकी लंबाई समान है। यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही है मगर वहां पे पूरे नीचे तक जा रही है। ये आपको यहाँ से छोटा दिख रहा होगा मगर वो पूरे नीचे से जाके या नीचे मिल रही है। तो इस वजह से इनकी जो लंबाई है वो समान होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि इनकी लंबाई समान होती है, और अक्षांशों की नहीं होती क्योंकि ध्रुवों पर कम होती जाती है, ऊपर भी और नीचे भी कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से पता लगा लिया। अब आगे देखते हैं, ये तो संतुष्ट है कि भाई बिल्कुल लंबाई समान होती है। अब आगे देखते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। और चूंकि इनकी लंबाई समान थी ना देशांतरों की, तो इस वजह से इनको संख्याओं में बताना कठिन था। इसमें तो बता सकते थे, क्यों? क्योंकि इनकी तो लंबाई भी अलग अलग है, मगर इसमें कैसे बताएं, इनमें तो लंबाइयां समान है, तो कठिन था। तो सभी देशों ने एक निश्चय ले लिया कि भाई कोई डिसीजन तो लेना पड़ेगा, वरना हम कैसे बताएंगे। निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, मतलब एक ऑब्जर्वेटरी स्थित है, से गुजरने वाली व्याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। हम क्या करेंगे, गिनती शुरू करेंगे। ये हमारा क्या है, ये पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है। तो हमारा जो व्याम्योत्तर है ना, ये रेखा है, उसकी हम इस तरह से गिनती करेंगे। और कहां से करेंगे, ग्रीनविच से। और ग्रीनविच की जो ये रेखा होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रमुख याम्योत्तर कहेंगे। मतलब कि ये जो रेखाएं आपको दिख रही है, ये यहाँ पे कहीं यूके भी होगा, और यूके के ग्रीनविच से ये जो है निकल रही है, और उसे हमने प्रमुख याम्योत्तर नाम दे दिया है। और इससे ही हम सारी की सारी जो भी रेखाएं हैं उनको, जो भी लोकेशन होगी उनको देखेंगे। तो ये डिसीजन लिया सब देशों ने, एक मानक मान के ले लिया डिसीजन। चलिए, डिसीजन तो हो गया, अब आगे देखते हैं प्रमुख याम्योत्तर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमुख याम्योत्तर किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा प्रमुख याम्योत्तर वो रेखा होती है जो ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है या ब्रिटिश राज की वेधशाला है वहां पे है, और ग्रीनविच उस जगह का नाम है जहां पे हमने जीरो मेरिडियन रेखा बनाई है। और इससे अगर हम आगे पूर्व की तरफ जाएंगे तो हम जोड़ते जाएंगे समय को, और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम घटाते जाएंगे समय को। तो गिनती यहां से शुरू करेंगे। तो इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया, जैसा कि इसमें बताया गया, प्रमुख याम्योत्तर का 0 डिग्री देशांतर नाम रखा गया। तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व, यहां से जो है ना 0 डिग्री, इससे 180 डिग्री पूर्व, पूर्व में जो है 180 डिग्री हमने माना, और पश्चिम में भी 180 डिग्री तक गणना कर लेंगे, पश्चिम में भी 180 डिग्री तक जो गणना करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके जो रेखा है ना, इनकी हम इस तरीके से गणना करेंगे। अब प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं।
अब ये जो मिलकर क्या करते हैं, एक तो पूर्वी गोलार्ध क्या होगा, ये पूरब है, तो ये जैसे हमने देखा था कि ये विषुववृत्त व्रत जो है ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है दक्षिणी गोलार्ध, तो नीचे वाला ये क्या करेगा पूर्वी गोलार्ध, और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो गया। जैसे नीचे था वैसे ही यहाँ पे, बस वहां पे उत्तर दक्षिण था, यहाँ पे पूरा पश्चिम, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समान भागों में बांट रहा है। तो ये हमने देख लिया, यहां तक समझने में आया सबको, ये पश्चिम गोलार्ध है और ये पूर्व गोलार्ध है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू का मतलब पूरब, पश्चिम के लिए प मतलब पश्चिम का उपयोग करते हैं, जैसा कि इसमें कर रहे हैं, प लगा रखा है पश्चिम, पू लगा रखा है पूरब। ठीक है, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यानी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे 180 डिग्री वाला जो है ना वो एक ही रेखा पर स्थित है। तो 180 डिग्री पूरब जो है और 180 डिग्री पश्चिम जो है, ये आपको लग रहा होगा कि अलग अलग रेखाओं पर है, मगर ये है एक ही रेखा। ये क्या है, एक ही रेखा पर है। आपको दिखने में अलग लग रहा है मगर है एक ही रेखा। अगर हम दूर से आसमान से देखेंगे ना तब जाके हमें दिखेगा, जबकि ये दोनों क्या है, एक ही रेखा पर है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये दोनों एक रेखा पर है। आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, आपको ये नहीं दिख पा रहा है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये आपको एक बात याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश मतलब समांतर रेखाएं एवं देशांतरी विमांतरों की तरफ बनी ग्रिड को देखो। ये जो एक ग्रिड है, ग्रिड क्या होती है, जो अक्षांश भी दे देशांतर भी दे और इस तरीके से बना दे, वो क्या होगा, हमारा ग्रिड होगा। तो इस तरीके से आप ग्रिड को आप देख सकते हैं, हमारी ग्रिड है, इसमें अक्षांश भी है देशांतर भी है, मतलब लेटीट्यूड भी है जो अक्षांश होते हैं और लॉन्गिट्यूड भी है जो हमारे देशांतर होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया भाई, इस तरीके से है, दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद है। अब आगे देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, मान लो कोई यहाँ पे है, यहाँ पे कोई जगह है, तो उसका अनुमान कैसे लगाएंगे कहाँ है वो जगह। ये देखिए, सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, ये जो हमारा अक्षांश है उससे ये क्या कौन से डिग्री पे है यहाँ पे, वो देख लेंगे। और फिर उसके बाद यहां से भी देखेंगे कि भाई यहां से ये कौन सी डिग्री पर है, दोनों देख लिया। बस अपने को क्या करना है, रोटेशन कब करता है, 360 डिग्री में 24 घंटे लगाता है, तो 15 डिग्री में 1 घंटे लगाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लोकेशन निकाल लेंगे। हम आगे देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से इन दोनों के मिलान से हम उसकी लोकेशन लगा लेंगे। तो उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर पर है और अक्षांश एवं 90 डिग्री, ये जो है अक्षांश की बात करें कितना, 26 डिग्री उत्तर ये हो गया। अब 26 डिग्री, तो मान लीजिए कि ये हमारा है तो ये 20 था, तो मान लीजिए 26 यहाँ पे कहीं है, 26 यहाँ पे कोई रेखा है, 26 डिग्री उत्तर में यहाँ पे कोई अक्षांश है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर। अब 90 डिग्री देखिए, यहाँ पे कोई 90 डिग्री कोई लाइन होगी, तो मान लीजिए 90 डिग्री लाइन है तो वहां पे स्थित है, पूरब में जो है देशांतर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, और जहां पर ये काट रही है ना दोनों रेखाएं, 90 डिग्री वाली और ये 26 डिग्री वाली, जहां पे काट रही है, यह बिंदु डुबरी की सही स्थिति होगा। यह बिंदु क्या होगा, डुबरी की सही स्थिति होगा, क्योंकि इसको हमने दोनों तरफ से देख लिया जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपका हो गया, मैंने स्थिति को अच्छी तरह से देख लिया। इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी अपने नेक्स्ट पार्ट में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।